मेरे साथ एक ब्लंडर होते होते रह गया था। मैं जब अपना OMR फिल कर रही थी, जब मैं 15th क्वेश्चन पे थी, तब मैम ने बोला कि सिर्फ हाफ एन आवर बचे हैं। उस टाइम पे मुझे बहुत डर लगा था। मेरे साइड में मेरा OMR रखा हुआ था जिसमें पूरा फिजिक्स सेक्शन ब्लैंक पड़ा हुआ था। बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं कि पेपर टफ था, उन्हें लग रहा है कि सब बच्चे बहाना बना रहे हैं। 2-3 बच्चे बेहोश हो गए थे, उनके लिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ा था। एंड डोंट फॉल फॉर ऑल दिस वीडियो सेइंग कि उसमें राइटर्स के नेम पूछ देंगे या बुक्स के प्राइस पूछ देंगे, ये सब मीम्स है बस। ऐसा कुछ नहीं पूछे। कितना भी अच्छा कर लो केमिस्ट्री में एंड बायो में, फिजिक्स पूरा छोड़ के सिलेक्शन किसी का नहीं होना, कितना भी टफ पेपर आ जाए। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रकृति है एंड मैं अपना नीट 2025 के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो मैं इस वीडियो में पॉइंट वाइज बात करूँगी, जिसमें मैंने अपने पॉइंट्स लिख रखे हैं जिस पे भी मुझे बात करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि मेरा दिन कैसा था उस दिन। तो मैं एक्चुअली एक दिन पहले से बात करना चाहूँगी, दैट इज़ 2 मई। तो मैं 2 मई से बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं 2 तारीख को उठी थी 11 बजे दोपहर में। मैंने रात भर पढ़ाई की थी और लेट सोई थी। देन मैं दोपहर में उठी 11 बजे एंड उसके बाद से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। मैंने पूरा दिन भर पढ़ा। मैंने लंच के लिए सिर्फ ब्रेक लिया था और डिनर के लिए ब्रेक लिया था। उसके अलावा मैंने पूरा कंटिन्यूअस पढ़ते रही। देन उसके बाद मैं रात में भी नहीं सोई थी। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं रात में सोई ही नहीं और मैं पूरी रात पढ़ते रही थी। उस दिन रात में मैंने पूरा फिज़िक्स ख़त्म कर लिया था। मैंने अपने हैंडबुक से ख़त्म किया था पूरा फिज़िक्स और मैंने तमन्ना मैम के लेक्चर्स से ख़त्म किया था क्योंकि वो क्वेश्चंस करवाती हैं। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी 2 तारीख को ही आने वाले थे, तो वो आ गए थे उस टाइम पे, बट वो मेरे साथ नहीं रह रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने रात भर पढ़ाई की थी। फिर मैंने सुबह कॉफ़ी पिया। मैंने पूरा भर के 1 गिलास कॉफ़ी पिया था एंड मैं वापस पढ़ने लगी थी। तो 3rd को मैं पूरा दिन भर पढ़ती रही। 3rd को मैंने सिर्फ बायो किया था। मैंने सोचा था मैं बायो एक बार लास्ट में पूरा रिवाइज़ करके जाऊँगी, तो मैंने पूरा बायो रिवाइज़ किया 3rd मई को। एंड उसके बाद मैं रात को ऑलमोस्ट 1 बजे सो गई थी 3rd को, ताकि मैं 4th को जल्दी सुबह उठ पाऊँ। और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा पढ़ रही थी पूरे रात और दिन कि मैं उस टाइम सो तो गई थी 1 बजे, बट फिर भी मुझे नींद में ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी अपने टेबल और चेयर पे बैठी हुई हूँ। तो मेरे को नींद में ऐसा लग रहा था कि मुझे अब रख देना चाहिए किताब, जबकि मैं रख के सो चुकी हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रख देना चाहिए किताब, ये फार्मूला एक बार देख लेती हूँ। तो वो मैं सोई तो थी, बट वो ऑब्वियसली बिल्कुल भी काम का कोई स्लीप नहीं था, वो बहुत टायरिंग था। तो ये था मेरा रूटीन एक दिन पहले तक का। और नीट वाले दिन 4th मई को मैं फिर 6 बजे सुबह उठ गई थी क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी पिछले रात में। और मैं 6 बजे सुबह उठी और उसके बाद से फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरा 12th का बायो कुछ बचा हुआ था एंड कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी थी, जैसे केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें, मेरी केमिस्ट्री वीक है तो उसकी वजह से मैंने सब लिख के रखा था कि मेरे को 4th को सुबह क्या पढ़ना है। एंड मेरा सेंटर ज़्यादा दूर नहीं था, 9 किलोमीटर दूर था। तो मैंने सोचा था कि मैं ऑलमोस्ट 11 बजे तो निकलूँगी, उसके पहले तो मैं नहीं निकलूँगी अपने हॉस्टल से। तो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी मम्मी थी उस टाइम पे मेरे साथ में, बट मैंने पूरे टाइम पढ़ाई की थी। मैंने ब्रेकफास्ट किया था 7 बजे एंड उसके बाद से फिर मैं पढ़ती रही एंड देन डायरेक्ट मैं रेडी होकर 11 बजे निकल गई अपने सेंटर के लिए उसके। और तब भी मैं अपने कुछ नोट्स, अपने हैंड बुक्स लेके गई थी। मैंने बायो पूरा कर लिया था रात में, तो मैं बायो का कुछ नहीं लेके गई थी एंड मैंने फिजिक्स भी पूरा कर लिया था। बट मुझे केमिस्ट्री पे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरा सब कुछ हो गया है। लाइक वो तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको कभी नहीं आता है, बट फिर भी मुझे था कि मुझे केमिस्ट्री एक बार देखनी है, तो वो मैं लेके गई थी सेंटर पर। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेंटर पे पहुंचने के बाद मैं पहुंच गई थी एंड फिर हमने वहाँ पे एक बेडशीट बिछाई एंड वहाँ पे हम बैठ गए थे। मैं, मेरे पापा, मम्मी गए थे और वहाँ पे मैंने अपना रिवीजन चालू किया। और मैं ऑलमोस्ट 1 बजे सेंटर में एंटर हुई थी और उसके 2 सेकंड पहले तक भी, एंटर होने के 2 सेकंड पहले तक भी मैं पढ़ ही रही थी। लाइक मुझे याद है कि मैंने लास्ट चीज़ सेंटर में जाने से पहले देखा था, वो मोल्स के जो फॉर्मूले होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं, उनमें मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती थी हमेशा। तो मैंने एक बार लास्ट टाइम वही देखा एंड देन मैं चली गई थी सेंटर के अंदर। हमारा सेंटर भी बहुत वो था, लाइक वहाँ पे अंदर जाने के बाद हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया और पता चला कि अंदर बायोमेट्रिक होना है, तो सबको लाइन में खड़ा रहना है। और हम ऑलमोस्ट 10 मिनट तक धूप में खड़े हुए थे पूरे, सब लोग परेशान हो गए थे वहाँ पे। और फिर हमारी एंट्री चालू हुई, तो फिर इतना लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 1:30 बज गए थे जब हमारा एंट्री हुआ। फिर उन्होंने बोला कि बायोमेट्रिक नहीं होगा, आप लोग क्लास में चले जाओ एंड देन हम लोग अपने क्लास में चले गए। नाउ 3rd पॉइंट, क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं लकी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्लास में बहुत अच्छा था। लाइक क्लासेस बहुत अच्छी थी, AC क्लासरूम थे, टीचर बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, वो बात नहीं कर रही थी फालतू का, वो पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी हमें, कोई बीच में एक भी बात नहीं करी उन्होंने। एंड 2 टीचर्स थे, एक मैम थी और एक सर थे। तो मैम ने सारा इंस्ट्रक्शंस दिया था एंड सर बाकी का काम कर रहे थे, जैसे पेपर निकालना एंड ये सब। तो वो लोग उतने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था हमें, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। बस एक प्रॉब्लम थी कि मेरा जो सीट था वो लास्ट बेंच पे था एंड जो क्लॉक लगा होता है वो सामने लगा होता है एंड वो क्लॉक इतना छोटा सा क्लॉक था, लाइक लिटरली इतना छोटा क्लॉक था, वो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आँखें ख़राब है, बट मैंने चश्मा लगा रखा था, फिर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। मैं ऐसे अपनी आँखें छोटी छोटी करके देख रही थी।
तो मुझे बस वो क्लॉक के हैंड को देख के एंड खुद से मैं इमेजिन करके टाइम देख रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। बाकी उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्लास में, क्लासेस बहुत अच्छे थे। नाउ फोर्थ पॉइंट, मैं अभी अपने सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे पेपर कैसा लगा था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बायो से, क्योंकि मैंने बायो ही सबसे पहले किया था। और मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी हमेशा से रहता है कि मैं पेपर ना देखूँ, सारा पेपर एक बार में नहीं देखती मैं। जैसे बहुत बच्चे ये करते हैं कि पेपर का सील जब ओपन करा उसके बाद वो पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं एंड देन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस पेपर टफ निकला तो जो मुझे आता है वो भी मुझे डर के मारे नहीं आएगा। तो मैं एक सेक्शन को अपने टाइम मैनेजमेंट जो मैंने प्रैक्टिस करा है इतने टाइम में, प्लीज़ नॉइज़ को इग्नोर करें, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में तो इसलिए। तो मैं नहीं देखती हूँ पेपर, और मैंने सिर्फ सीधा ओपन किया एंड 91 पे पहुँच गई क्वेश्चन नंबर एंड अपना बायो करना शुरू कर दिया था। मेरे साथ एक ब्लंडर होते होते रह गया था। मैं जब अपना OMR फिल कर रही थी, जो सारे अपने डिटेल्स, तो पहले उस पर OMR में रोल नंबर जो होता है वो नंबर्स में फिल करना होता है एंड उसके नीचे OMR फिल करना होता है। तो मैंने नंबर्स में अपना रोल नंबर देख देख के फिल कर दिया था। उसके बाद जो OMR था उसमें मैंने सारे करेक्ट नंबर्स के किस पे मैंने सर्कल्स लगा दिए थे एंड देन मैंने मैच करके फिल करना शुरू किया। एंड मुझे इतना मैंने इतनी बार देखा था अपना रोल नंबर, जैसे रूम देखने के टाइम पे या ये सब चीज़ों में, कि मुझे याद था कि मेरे रोल नंबर के लास्ट में 8 है। बट मैंने गलती से वहाँ पे मैंने लिखा था 8 ऊपर, बट OMR में मैं गलती से 3 पे फिल करने जा रही थी एंड मैंने ऑलमोस्ट 2-3 डॉट्स टाइप दे दिया था। फिर आई डोंट नो मुझे क्या क्लिक हुआ, भगवान की कृपा हुई या क्या हुआ, मेरे उस टाइम पे दिमाग में क्लिक हो गया कि मैं कुछ तो गलत भर रही हूँ, क्योंकि 3 तो नहीं था लास्ट में। तो मैंने फिर मैम को बोला कि मैम ये मेरे से गलत हो गया है। तो उन्होंने बोला नहीं इतने से कुछ नहीं होगा, तुम जो सही है वो फिल कर लो। तो मैंने वो फिल कर दिया एंड आई रियली होप कि उससे कुछ ना हो। मैंने अभी 8 तो फिल कर दिया है, बट वो 2-3 डॉट से आई होप ना कुछ हो। तो बायो का पेपर मुझे ईजी लगा, लाइक जब तक मैं उन क्वेश्चंस पे नहीं पहुंची थी जो कि आउट ऑफ NCERT था, तो वो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करे थे। मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको नहीं करना है, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो मुझे नेगेटिव नहीं करवाने थे 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में। बट मैंने वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन करा था एंड वो मेरा गलत हो गया। तो थैंक गॉड कि मैंने बाकी के क्वेश्चन नहीं ट्राई किए थे। तो मेरा बायो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में पूरा हो गया था OMR के साथ। मैंने पूरा बायो कर लिया था एंड OMR भी फिल कर दिया था उसके बाद 45 मिनट्स में। एंड मैंने वॉच देखा तो 45 मिनट हुए थे, तो मैंने सोचा ठीक है मेरा टाइम मैनेजमेंट सही चल रहा है। देन आई मूव्ड ऑन टू द केमिस्ट्री पेपर। एंड केमिस्ट्री मुझे हमेशा से टफ लगती है, लाइक मेरा वीक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड वो था लेंदी। आई डोंट नो सब लोग फिजिक्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, बट कोई बात नहीं कर रहा है केमिस्ट्री के बारे में। बट केमिस्ट्री बहुत टफ था, लेंदी था, उसके सारे ऑप्शन सॉल्व करने थे, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं थे, कोई भी रिपीटेड ऑप्शंस नहीं थे। आई डोंट नो लोग कैसे उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट मेरे लिए टफ था। आई डोंट नो बाकी लोगों के लिए है या नहीं है, बट मेरा यही था कि मुझे जितना आता है मैं जितना कर पाऊँगी मैं पूरा करूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व करना शुरू किया और उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कितना टाइम ले रही हूँ। बट जब मैंने ख़त्म किया तो मैंने वॉच देखा तो ऑलमोस्ट 1 घंटे सिर्फ बचे हुए थे, सिर्फ 1 घंटे बचे हुए थे फिजिक्स के लिए। और मैंने फिर केमिस्ट्री करके एंड OMR भर दिया था, उसके बाद 1 घंटे बचे हुए थे। तो मुझे थोड़ा सा तो डर लगा उस टाइम पर, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे डर लगा, क्योंकि मैं हमेशा टाइम के साथ स्ट्रगल करते आई हूँ टेस्ट्स में। उसके बाद मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया एंड मुझे टाइम का कोई पता नहीं चल रहा था उस टाइम पे कि मैं एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रही। बस मेरे दिमाग में था कि मुझे जल्दी जल्दी मूव करना है क्वेश्चंस पे, किसी पे भी स्टक नहीं होना है। अगर मैं स्टक हो रही तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। बट मेरा जो सेट था 46 नंबर सेट था मेरा, तो उसमें आई थिंक क्वेश्चंस ईजी से ही स्टार्ट हुए थे, कोई ऐसा टफ नहीं था। तो मैं 15th क्वेश्चन तक तो पूरा बना रही थी अच्छे से। जब मैं 15th क्वेश्चन पे थी तब मैम ने बोला कि सिर्फ हाफ एन आवर बचे हैं हम। उस टाइम पे मुझे बहुत डर लगा था, लाइक मैं लिटरली प्रे कर रही थी भगवान से। मेरे साइड में मेरा OMR रखा हुआ था जिसमें पूरा फिजिक्स सेक्शन ब्लैंक पड़ा हुआ था। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे, लाइक आप कितना भी अच्छा कर लो केमिस्ट्री में एंड बायो में, फिजिक्स पूरा छोड़ के सिलेक्शन किसी का नहीं होना, कितना भी टफ पेपर आ जाए। तो मैं इतना डर गई। फिर मैंने जितना बनाया था फिजिक्स में वो पहले OMR में फिल किया था कि वो एटलीस्ट ना छूटे मेरा। एंड देन उसके बाद मैंने पेपर्स को स्किप कर करके जो पहले आ रहा था एक बार में रीड करने के बाद जो बन जा रहा था मेरे से, वो मैंने सॉल्व करना शुरू किया। तो वो मैंने पूरा फटाफट सॉल्व किया था। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कर पाई थी ऑनेस्टली, और वो टफ थे सारे क्वेश्चंस। 1-2 क्वेश्चंस थे जो मुझे अब लगता है कि मैं कर लेती सॉल्व, बट उस टाइम पे इतने लेंदी थे कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं। 1-2 क्वेश्चंस जो थे लास्ट में मैं वो पढ़ भी नहीं पाई थी, तो वो तो मुझे घर आके पता चला कि ये भी क्वेश्चन था। तो फिज़िक्स तो बहुत टफ था, लाइक मुझे तो बहुत टफ लगा। अगर किसी को हर चीज़ आती होगी फिज़िक्स में भी, फिर भी वो टाइम पे तो नहीं कर पाएगा। लाइक मैं ये मान सकती हूँ कि कोई ना कोई होगा जैसा जो पूरा पेपर सॉल्व कर पाएगा, बट जितना टाइम नीट देता है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी को भी मिलते हैं फिजिक्स के लिए। आप कितना भी अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर लो, तो आई थिंक 1.5 घंटे में वो पेपर पॉसिबल तो नहीं था पूरा सॉल्व करना। अगर कोई कर रहा है तो, अगर वो फिजिक्स पूरा कर रहा है तो उसका बायो छूटेगा, अगर वो बायो पहले कर रहा है तो उसका फिजिक्स छूटेगा, तो वो जस्टिफाइड नहीं था। बट मेरे साथ ये है कि मेरा फिज़िक्स जो मैंने किया है मोस्टली वो सही है।
बट जो सही मैंने केमिस्ट्री किया है उसमें जो निगेटिव्स हो रहे हैं उसकी वजह से मेरा फिजिक्स ऑब्वियसली मैटर नहीं करता। आप कहीं से भी कोई भी गलत कर दोगे तो आपका निगेटिव जाएगा एंड मैटर नहीं करता कि आपका फिजिक्स सही था या नहीं था। तो मेरे साथ ये हो रहा है, बाकी तो रिज़ल्ट आने पे पता चलेगा। एंड लास्ट पार्ट, आफ्टर एग्ज़ाम मैंने अपना पेपर सबमिट किया, उसमें मुझे कोई इशू नहीं हुआ था। देन मैं बाहर आई, मैं बहुत डरी हुई थी, सच में मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। ऑब्वियसली डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि लास्ट टाइम से भी बुरा पेपर चला गया है। बट और वहाँ पे कोई भी दोस्त तो होता नहीं है, सब स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। देन हमें कॉरिडोर में रोक लिया गया ये बोल के कि बायोमेट्रिक होगा तो आप लोग रुको, और ऑलमोस्ट आधे घंटे तक हमें खड़ा रखा गया था वहाँ पे। और तब सब बात करना शुरू किए वहाँ पे एक दूसरे से, और सब यही बात कर रहे थे कि लाइक 400 भी कट ऑफ नहीं जा सकता, इतना टफ पेपर था। आई नो 400 से ऑब्वियसली ऊपर जाएगा पेपर, बट उस टाइम पे सबको डर लग रहा होता है। तो ऐसा था, फिर मुझे लगा कि ठीक है चलो एटलीस्ट सबका ख़राब गया है या फिर सबके लिए टफ था, तो यहाँ कट ऑफ मैटर करता है, मैटर ही नहीं करता कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये चीज़ होगी मे बी, तो मुझे होप्स थे थोड़े बहुत। फिर लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि एग्ज़ाम हो चुका है तो बायोमेट्रिक नहीं होगा, आप लोग जा सकते हो। फिर मैं बाहर आई, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे थे एंड मेरे पापा रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरा। मैं तो थोड़ी देर तक ढूंढते रही थी क्योंकि वो छुप के खड़े थे थोड़ी दूर पे ताकि वो रिकॉर्ड कर सके मेरा रिएक्शन। एंड जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने पूछा कि कैसा था पेपर। लाइक मेरे पापा ये नहीं पूछते हैं कि मैंने कैसा किया उस टाइम पे, बट उन्होंने बस पूछा कि पेपर कैसा था। तो मैंने उनको बोला कि बहुत टफ था। तो वो फिर खुद ही बताने लगे कि हाँ तुम्हारे पहले जो भी बच्चे आ रहे थे वो लोग बहुत परेशान दिख रहे थे, तो हमें लगा कि कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है अंदर। बट ठीक है कोई बात नहीं, घर चलो। एक चीज़ और हुई हमारे साथ उस दिन, लाइक सबके पेरेंट्स, सब बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं कि पेपर टफ था। उन्हें लग रहा है कि सब बच्चे बहाना बना रहे हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब हम लोग बाहर निकले सेंटर से तो हमें ऑटो के लिए थोड़ी दूर जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो एक मिलिट्री एरिया में था तो वहाँ ऑटो नहीं आ रहे थे। एक मिलिट्री स्कूल था वहाँ, उसमें मेरा सेंटर दिया हुआ था। तो हम लोग जब मेन रोड तक जा रहे थे तो एक अंकल आए कार से, तो उन्हें लगा हमें ऑटो नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने रोका अपना गाड़ी और बोला कि आप चाहो तो मैं रोड तक आपको छोड़ देता हूँ। तो हम लोग बैठ गए थे उनके साथ। फिर वो पापा से बात करने लगे थे तो पता चला कि वो इन्विजिलेटर थे। लाइक उस स्कूल में नहीं, थोड़ी दूर एक और स्कूल था उसमें सेंटर पड़ा था, वहाँ पे वो इन्विजिलेटर थे। तो उन्हें ये चीज़ तो नहीं पता थी कि कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होता है। बट वो पापा से बोलते कि बच्चों का पेपर देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत अच्छा गया है सबका पेपर। हमने कलेक्ट किया तो फर्स्ट के जो 45 कॉलम्स होते हैं हमने सारे OMRs में देखे, ऑलमोस्ट सब खाली ही पड़े थे। उनके स्कूल पे 2-3 बच्चे बेहोश हो गए थे, उनके लिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ा था। एक बच्चा था उसका पूरा हाथ ही फ्रीज़ हो गया था, उसके हाथ को पूरा मसाज करना पड़ा तब जाके वो लिखना स्टार्ट किया। बहुत सारे बच्चों को ग्लूकोज पिलाना पड़ा। और ये भी नहीं कि वहाँ गर्मी थी, क्योंकि वहाँ के सारे स्कूल्स AC वाले स्कूल्स हैं, लाइक अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे मेरा सेंटर था। तो लाइक वो लोग पेपर देख के बेहोश हो गए थे। तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा मुझे कोई कन्विंस नहीं करना पड़ा। एंड वो मेरे फादर खुद ही यूट्यूब पे देखते रहते हैं चीज़ें कि कैसा चल रहा है नीट के बाद, तो वो खुद ही मुझे बताते रहते हैं कि हाँ पेपर टफ था, सारे लोग बोल रहे हैं। तो थैंक गॉड मुझे ऐसा कुछ कन्विंस नहीं करना पड़ा है मेरे पेरेंट्स को। अभी तक मैंने अपने मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए हैं। तो ऑब्वियसली लास्ट पार्ट मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स। मैं सच बताऊँ मुझे अपने मार्क्स नहीं पता है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किए। मैंने अपना पेपर मेरी बहन को भेज दिया था फ़ोटो लेके, पूरा पेपर भेज दिया था एंड अपना आंसर की भेज दिया था। मेरी बहन, खुद की बहन जो है बड़ी बहन, वो मेडिकल कॉलेज में है, तो मैंने उसको भेज दिया था कि तुम कैलकुलेट करके एंड मुझे बस बता देना कि मेरा हो रहा है या नहीं इस साल। एंड उसने मुझे मार्क्स नहीं बताए हैं, और मैंने 1-2 बार उससे बोला भी कि मे बी मैं कुछ और ले लूँगी, कोई और कोर्स ऑप्ट कर लूँगी इस बार। तो उसने बोला कि नहीं तुम रिज़ल्ट का वेट करो। तो आई रियली होप कि मेरा हो जाए। ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि उनका हो जाए। तो मुझे मार्क्स तो नहीं पता है एंड आई रियली डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ना मेरे पेरेंट्स ने पूछा है। मेरे पेरेंट्स बहुत चिल हैं इस चीज़ में। आई नो सारे पेरेंट्स चाहते हैं, मेरे भी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा हो जाए, बट वो मुझे फोर्स नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए भी। और मैं हमेशा ये बोलते रहती हूँ कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप नहीं लूँगी, बट मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे, मुझे पता है। वो मुझे ड्रॉप ज़रूर दिलवाएंगे अगर मेरा नहीं होता है तो वो देखते हैं। मैं बता दूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, या फिर मैं कोई और कोर्सेज़ भी देख रही हूँ तो मैं वो भी बता दूँगी। तो या ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड सबसे लास्ट पार्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे पास थोड़े से मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए जो लोग सच में ड्रॉप लेना चाहते हैं। लाइक जो लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उनको ड्रॉप लेना है, उनके लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप एक ड्रॉप ले लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपने हर चीज़ पढ़ रखा है नीट के लिए। एंड अगर आपका 2026 अच्छा था, स्कोर टेस्ट में अच्छे आ रहे थे, यानी कि आपका नीट का सिलेबस तो पूरा कवर हो चुका है, तो आपको सिर्फ थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। मे बी JEE मेंस के लेवल का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नीट 2026 अगर ऐसे लेवल का आता है तो भी करना। एंड अगर आप एक फ्रेशर्स हो एंड आप फर्स्ट टाइम नीट 2026 देना चाहते हो, तो मैं बस ये बोलूँगी कि ये पेपर देख के आप ये मत सोचना कि आप JEE एडवांस लेवल का पढ़ाई करना शुरू कर दिए। ऑब्वियसली ये नहीं करना है। आपको पता है कि कट ऑफ कम जाएगा, आपको 100% नहीं लाना है, आपको कट ऑफ से पार करना है। तो आप JEE मेंस तक पढ़ सकते हो।
आप एंड बायो के लिए तो एनसीईआरटी हमेशा ही रहेगा। एंड डोंट फॉल फॉर ऑल दिस वीडियो सेइंग कि उसमें राइटर्स के नेम पूछ देंगे या बुक्स के प्राइस पूछ देंगे, ये सब मीम्स है बस, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, मुझे पता है। बट कोई भी चीज़ ये स्किप नहीं करनी है जो हम पहले स्किप कर देते थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन या समरीज। बहुत सारे पॉइंट्स समरी में दिए होते हैं जो कि न्यू होते हैं, एंड एनटीए इस बार वो खेल रहा है कि जहाँ से ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम वहीं से पूछेंगे कट ऑफ कम करने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी रखनी है बस। सॉरी, मेरी मम्मी आ गई थी। तो या मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनके लिए बहुत ईजी होगा नेक्स्ट ईयर अगर आप अच्छे से करते हो तो। एंड अगर आपका 2026 में के लिए लाइक आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपका हो जाए। और फ्रेशर्स के लिए यही कि आप थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना, बायो के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना, बट कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड एज्यूम मत करना कि यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। एंड या